किसी भी देश को आगे बढ़ाना है तो अंधविश्वास को मिटा एक भय रहित माहौल बनाना होगा। प्रकृति के विषय में लोग जाने सच, तो इसके लिए लोगों में विज्ञान के प्रति प्रेम जगाना होगा। विज्ञान के बिना ज्ञान ही क्या मित्र, आज नहीं दुनिया में इसके बिना कुछ भी बड़ा काम होगा। विज्ञान के बल पर ही धरा पर आज मानवता बचेगी और धरती के इंसानों का कल्याण होगा। चलो विज्ञान खूब रचे हम मित्रों, चलो विज्ञान खूब रचे हम मित्रों, पर प्रकृति को ध्यान में रखने की जागरूकता भी तो लाना होगा। सिर्फ जीने के लिए ही नहीं, विज्ञान को समझने के लिए भी हमें प्रकृति की ओर ही जाना होगा। पर्यावरण को अब न समझे तो मित्रों जीवन चलेगा नहीं। हर कदम पर पैर हमारा लहूलुहान होगा। प्रकृति की सच्चाई जाने बगैर भय में जीता रहेगा मानव और पल पल भ्रांतियों का शिकार होगा। कुछ भी दुनिया में काम करो मित्रों, लेकिन प्रकृति को समझो, तभी दूरदर्शिता से हर काम होगा। दूरदर्शिता बिना विवेक आता नहीं और बिना विवेक के तो रूढ़िवादी आदतों का ही सम्मान होगा। विज्ञान कोई अभिशाप नहीं मित्रों, मानव को आज तक बचा के रखा, इसके जैसा कौन प्रदान होगा। कितने प्राणी आए यहाँ और चले गए, पर विज्ञान से मानव आज भी हैं और आगे भी यह काम होगा। खत्म हो गया होता मानव भी यदि हम औजार नहीं बनाते। प्रकृति प्रकोपों के वक्त क्या हाल होगा। विज्ञान को अभिशाप बनाने वाला है वो इंसान दुनिया में जिसकी इच्छाओं पर नहीं लगाम होगा। तो विज्ञान अपने आप में अभिशाप नहीं है, ये इंसानों पर निर्भर करता है इंसान इसका कैसे प्रयोग करे। विज्ञान एक चाकू की तरह है, यदि डॉक्टर को दे दीजिएगा तो इसे ऑपरेशन करके किसी की जान बचाएगा, और पॉकेट मार को दे दीजिएगा तो किसी की पॉकेट काट लेगा, और अपराधी को दे दीजिएगा तो उसे किसी का मर्डर भी कर सकता है। टेंशन फ्री एकेडमी ऑफ स्कूल एजुकेशन के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को तो पता ही है कि मैं अपने विद्यार्थियों को एक दोस्त की तरह पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं बच्चे अपने दोस्तों की बातें ज्यादा सुनते हैं बजाय अपने माता पिता और शिक्षक के। इसलिए मैं आप सभी को दोस्त की तरह पढ़ाना और समझाना ज्यादा उचित समझता हूं। तो दोस्तों, आते हैं हम युवा पीढ़ी परिचर्चा के अंतर्गत इस सप्ताह के अपने टॉपिक पर। और इस सप्ताह का हमारा टॉपिक है विज्ञान से अब तक धरती को ज्यादा नुकसान हुआ है या फायदा। आप सभी इस बात को तो जरूर मानेंगे कि इंसान इस धरती के सबसे कमजोर प्राणियों में से एक है, क्योंकि वह न तो शेर चीते की तरह फुर्तीला है, न हाथी की तरह ताकत रखता है, न बाज की तरह उड़ सकता है और न मछली की तरह हमेशा तैर ही सकता है। फिर भी इंसान आज शारीरिक रूप से कमजोर होते हुए भी धरती के लगभग हर हिस्से पर राज कर रहा है। ये इसलिए कि हम मनुष्य औजार बनाने की कला जानते हैं, और यही कला विज्ञान है। इस विज्ञान ने मानवीय समाज को अभूतपूर्व प्रगति दी है, पर इस प्रगति की राहों पर चलते हुए हमारे पैर लहूलुहान भी कम नहीं हुए हैं। और विज्ञान के इस फायदे और नुकसान की तुलना की जाए तो कौन भारी बैठेगा। आज के वीडियो में एक घटना के माध्यम से हम इसी बात को समझेंगे। तो विद्यार्थियों, हुआ यूं कि उस दिन मैं संयुक्त अरब अमीरात में संपन्न COP28 सम्मेलन की फाइनल रिपोर्ट पढ़ रहा था। अब आप लोग पूछेंगे कि ये COP28 क्या है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों का एक सम्मेलन है, जहां धरती और उसके पर्यावरण को बचाने की रणनीतियां तैयार की जाती हैं। अब मैं यकीन से कह सकता हूं कि पक्का ये सवाल भी आपके दिमाग में उठ रहा होगा। कौन सा सवाल? तो जब हर साल रणनीति बनती ही है तो फिर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता ही क्यों जा रहा है। अरे भोले मानस, इन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में नेता, वैज्ञानिक और पत्रकार दुनिया भर से जुटते तो जरूर हैं, पर यहां आकर नेता अपनी भाषण की कला दिखाते हैं, वैज्ञानिक अपने रिसर्च पेपर और पत्रकार अपने सवाल पूछने की कला दिखाकर चाय नाश्ता का लुत्फ उठाकर अपने जिंदगी के 2-4 दिन मजे काटकर चले जाते हैं। इन नेता, पत्रकार और वैज्ञानिकों से धरती नहीं बचने वाली है। धरती को कोई बचा सकता है तो सिर्फ जनता, वरना बर्बाद तो ये नेता वैज्ञानिक ही कर रहे हैं। खैर छोड़िए इस राम पछड़े को, हम आते हैं अपने विषय पर। तो हम क्या बातें कर रहे थे? हाँ, याद आया। तो मैं COP28 की रिपोर्ट पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मन में बहुत सारे सवाल और चिंताएं लिए मैं सो गया। सोने के बाद क्या हुआ, तो आंख लगने के बाद मैं क्या देखता हूं कि मैं एक शहर में खड़ा हूं। चारों ओर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, पर सड़कों पर दूर दूर तक कोई नहीं है, ना कहीं मार्केट, ना कहीं बस स्टैंड, ना रेलवे स्टेशन। पर बिल्डिंगों के अंदर कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियों से लोग नजर आ रहे हैं, धीमे धीमे बातें करते हुए गुमसुम से लोग, ना कहीं हंसी ना कहीं मुस्कान। मुझे कुछ अजीब लगा। मैं जानने के लिए बेचैन हो गया कि लोग होते हुए भी यह शहर वीरान क्यों है। शायद हकीकत में होता तो मैं अब तक समझ गया होता, पर सपने की अनुभूति ही कुछ अजीब होती है ना।
यहाँ की पूरी कहानी तो मुझे उस एयर कंडीशनिंग और बख्तरबंद गाड़ी से पता चला जिस पर जनता के लिए कुछ चेतावनी प्रसारित की जा रही थी। उस पर अलाउंस किया जा रहा था बाहर का टेम्परेचर लगभग 60 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचने को है। सभी लोगों से अनुरोध है कि वे अपने अपने एसी की कूलिंग क्षमता बढ़ा लें तथा अपने खिड़की दरवाजों को अच्छी तरह बंद कर लें। और न जाने क्या क्या अनाउंस किया, लेकिन 60 डिग्री के आगे मैं कुछ सुन ही नहीं पाया। 60 डिग्री सुनते ही ऐसा लगा मेरा बदन झुलस जाएगा। मैं वहां से तेजी से भागा और भागते भागते यहाँ की सारी कहानी भी समझ चुका था। ओ तो यहाँ सभी कुछ अंडरग्राउंड और एयर कंडीशन बना दिया गया है बाहर की हाइप और गर्मी से बचने के लिए। पर बाहर का इतना ज्यादा टेम्परेचर, कभी सोचा ना था कि इतना ज्यादा टेम्परेचर हो सकता है बाहर। शायद यह एयर कंडीशन विज्ञान का ही साइड इफेक्ट होगा। सपने में आगे क्या देखता हूँ कि मैं दौड़ते दौड़ते तेजी लाने के चक्कर में उड़ने लगता हूँ और ये उड़ने वाले सपने अक्सर मैं देखा करता हूँ। पर इस बार उड़ते हुए मैंने बहुत अजीबोगरीब चीजें देखी। देखता हूं लोग किसी अनजाने वायरस की चपेट में आकर सड़कों पर इधर उधर पड़े तड़प रहे हैं, पर इनके पास वायरस के डर से कोई नहीं जा रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ता हूं तो देखता हूं पक कर तैयार खड़ी फसलें बारिश के पानी में डूब गई हैं, तो इसके जस्ट तुरंत 1 किलोमीटर की दूरी पर पानी के अभाव में फसलें सूख रही हैं, पशु मर रहे हैं और पूरा का पूरा गांव वीरान पड़ा है। लोग गांव छोड़कर कहीं और चले गए हैं। ये कैसे दृश्य थे? पर शायद इससे भी खतरनाक मंजर अभी देखना मुझे बाकी था। अब शायद मैं किसी देश के ऊपर था। यहां शायद अपने से शक्तिशाली देश से लड़ते हुए यहाँ के सारे पुरुष मारे जा चुके हैं। अब महिलाओं और बच्चों की सेना बनाई जा रही थी, पर शायद किसी ताकतवर मुल्क के ये शक्तिशाली और विशाल विशाल हथियार जिन्हें मैं उधर से जब आ रहा था तो देखा था, जल्द ही इन महिलाओं और बच्चों की सेना को भी निगलने वाले थे। क्या यह युद्ध विज्ञान का साइड इफेक्ट है या इंसान की अदूरदर्शिता, अविवेक और झूठी शान शौकत का नतीजा? क्या इतना सब होने के बाद मानव फिर से अपने आदिम इतिहास को दोहरा नहीं रहा है? क्या हमें इस घटना से सम्राट अशोक की कहानी याद नहीं पड़ती? कलिंग युद्ध। पर अभी कहां, सभ्यता का चीर हरण तो देखना अभी बाकी था। सपने में आगे क्या देखता हूं, बड़े सभ्य और धनाढ़ से दिखने वाले लोगों का एक झुंड, बड़े सभ्य और धनाढ़ से दिखने वाले लोगों का एक झुंड था। और ये झुंड जो था, पर ये क्या, ये भीड़ अपने सभ्य होने का और महंगे कपड़ों पर गर्व नहीं कर रही है, बल्कि बदहवास से जिसको जो जन पड़ा अपने कंधों और सर पर लाद कर भागे जा रहे हैं। कहां तो मैं इनसे डर रहा था कि कहीं मेरा मजाक न उड़ाए, पर इनके हालात देखकर मुझे इन पर ही दया आने लगी थी। पर इतने अच्छे दिखने वाली ये लोग जानवरों की तरह इधर उधर भाग क्यों रहे थे? जानने के लिए मैं थोड़ा और आगे बढ़ा और जो देखा दिल दहलाने वाला था। सड़कों पर लाशें पटी पड़ी थी, उनके शरीर पर चोट खरोंच खून कुछ भी नहीं था। ऐसा लगता था ये लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। पर जिस तरह से ये लोग एक के ऊपर एक जहां तक नजर जाती थी वहां तक पटे पड़े थे, ये किसी अनहोनी घटना का आभास देता था। सचमुच शायद इस इलाके में रसायनिक हमला हुआ था, केमिकल अटैक, और देखते देखते सड़कों पर आधा शहर लाश में तब्दील हो गया था। लाशों का यह ढेर देखकर मैं वहां से घबराकर बहुत तेज भागा और फिर भागते भागते उड़ने लगा। और इतनी तेज दौड़ने के कारण इस बार मैं थक कर धड़ाम से घने जंगल में आके गिर पड़ा, पर चोट नहीं लगी, शायद सपना होने के कारण। और जब अपना धूल गर्द झाड़ कर उठता हूं तो देखता हूं बहुत सारे लोग मुझे घेर कर खड़े हैं। उनमें से कुछ युवा बच्चे मुझे पहचान लेते हैं। एक बोलता है अरे ये तो कोचिंग चलाते हैं, दूसरा बोलता है अरे इनका यूट्यूब चैनल है, तीसरा बोलता है मैं तो इनके यूट्यूब चैनल और कोचिंग का नाम तक जानता हूं। तब तक चौथा लड़का बोलने लगता है हाँ मुझे भी पता है इनके कोचिंग और यूट्यूब चैनल का नाम टेंशन फ्री एकेडमी और स्कूल एजुकेशन है, और हाँ इसी नाम से फेसबुक पर इनका पेज भी है। वह लड़का आगे बोला और हाँ ये अपने कोचिंग में बच्चों को विज्ञान पढ़ने के लिए खूब प्रेरित भी करते रहते हैं। ये कहते हैं कि विज्ञान से इन्हें बहुत प्रेम है। अच्छा, कहते हुए एक बुढ़ा उठकर मेरे पास आता है और बोलता है बच्चे हम एक पंचायत कर रहे हैं कि जंगल के बीच स्थित अपने गांव से दुनिया के हालातों को देखते हुए क्या हम यहां से विज्ञान को पूरी तरह हटा नहीं देना चाहिए? तुम्हारा क्या कहना है? मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, आप कितना भी रोक लगा लीजिए विज्ञान आगे बढ़ने का रास्ता खोज ही लेगा।
जैसे कि किसी को भूख लगी है और खाने के लिए कुछ नहीं है, बस एक लंबे खजूर पेड़ पर लगे खजूर के फलों के सिवा, तो आदमी उस पर चढ़ने या तोड़ने का कोई ना कोई ट्रिक खोज ही लेगा और अगली बार उससे भी कुछ अच्छा और अगली बार उससे भी कुछ अच्छा ट्रिक खोजने की कोशिश करेगा। और यही ट्रिक खोजना विज्ञान है। वैसे विज्ञान को रोकना भी इंसानों के अस्तित्व के लिए ठीक नहीं। जैसे कि जंगल में आग लग जाए या कोई वायरस का अटैक हो जाए, तो बिना विज्ञान के कैसे रोक पाएगा इंसान। जंगली जानवरों से हम जैसे कमजोर जीव सिर्फ विज्ञान के सहारे ही अपनी रक्षा कर सकते हैं। तभी एक युवा लड़का बोला, लेकिन सर ये विज्ञान ही तो आज हमारी धरती का बेड़ा गर्क कर रहा है। नहीं, विज्ञान नहीं, बुरे सनकी ईर्ष्यालु लोग जिनके पास ना तो विवेक है और न ही दूरदर्शिता और न ही अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण। ऐसे लोगों के हाथों में हमने विज्ञान की ताकत को सौंप दिया है, तो क्या होगा। ऐसे लोग ही अपनी छोटी छोटी इच्छाओं के लिए विज्ञान का गलत इस्तेमाल कर सारी मानवता को खतरे में डाल रहे हैं। हमें विज्ञान के सही इस्तेमाल की कला सिखाने के लिए बच्चों को बचपन से ही तैयार करना होगा। हम बच्चों को एक संतुलित जीवन जीने की कला सिखाएं ताकि वे 24 घंटे विज्ञान पर ही आश्रित न रहें, थोड़ा प्रकृति के शांति समय बिताएं। तभी वृद्ध व्यक्ति बोला, बस सर समझ में आ गया, बस सर समझ में आ गया, अपना लेक्चर बंद भी करो। उसकी ये बातें सुनकर मैं थोड़ा सा पका गया। नहीं तो हम लोगों को आगे बढ़ा बोला, नहीं तो हम लोगों को भागना पड़ जाएगा। तभी एक लड़का बोला, बड़ा लंबा भाषण था सर जी, अब एक कविता सुना दीजिए ताकि थोड़ा मनोरंजन हो जाए। इतना बोलने के बाद तो मैं भी थक चुका था, पर युवाओं का आग्रह में कैसे ठुकरा सकता था। तो मैंने सपने में उस दिन कविता बनाया। इतना बढ़िया तो नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी टूटी फूटी रचना में मैंने एक कविता बनाया है, जो आप लोग सुनिए। किसी भी देश को आगे बढ़ाना है तो अंधविश्वास को मिटा एक भय रहित माहौल बनाना होगा। प्रकृति के विषय में लोग जाने सच, तो इसके लिए लोगों में विज्ञान के प्रति प्रेम जगाना होगा। विज्ञान के बिना ज्ञान ही क्या मित्र, आज नहीं दुनिया में इसके बिना कुछ भी बड़ा काम होगा। विज्ञान के बल पर ही धरा पर आज मानवता बचेगी और धरती के इंसानों का कल्याण होगा। चलो विज्ञान खूब रचे हम मित्रों, चलो विज्ञान खूब रचे हम मित्रों, पर प्रकृति को ध्यान में रखने की जागरूकता भी तो लाना होगा। सिर्फ जीने के लिए ही नहीं, विज्ञान को समझने के लिए भी हमें प्रकृति की ओर ही जाना होगा। पर्यावरण को अब न समझे तो, पर्यावरण को अब न समझे तो मित्रों जीवन चलेगा नहीं। हर कदम पर पैर हमारा लहूलुहान होगा। प्रकृति की सच्चाई जाने बगैर, प्रकृति की सच्चाई जाने बगैर भय में जीता रहेगा मानव और पल पल भ्रांतियों का शिकार होगा। कुछ भी दुनिया में काम करो, कुछ भी दुनिया में काम करो मित्रों, लेकिन प्रकृति को समझो, तभी दूरदर्शिता से हर काम होगा। दूरदर्शिता बिना विवेक आता नहीं, दूरदर्शिता बिना विवेक आता नहीं, और बिना विवेक के तो रूढ़िवादी आदतों का ही सम्मान होगा। विज्ञान कोई अभिशाप नहीं मित्रों, विज्ञान कोई अभिशाप नहीं मित्रों, मानव को आज तक बचा के रखा, इसके जैसा कौन प्रदान होगा। कितने प्राणी आए यहाँ और चले गए, कितने प्राणी आए यहाँ और चले गए, पर विज्ञान से मानव आज भी हैं और आगे भी ये काम होगा। खत्म हो गया होता मानव, खत्म हो गया होता मानव भी यदि हम औजार नहीं बनाते। प्रकृति प्रकोपों के वक्त क्या हाल होगा। विज्ञान को अभिशाप बनाने वाला है वो इंसान दुनिया में जिसकी इच्छाओं पर नहीं लगाम होगा। तो विज्ञान अपने आप में एक अभिशाप नहीं है, ये इंसानों पर निर्भर करता है, इंसान इसका कैसे प्रयोग करे। विज्ञान एक चाकू की तरह है, यदि डॉक्टर को दे दीजिएगा तो इसे ऑपरेशन करके किसी की जान बचाएगा, और पॉकेट मार को दे दीजिएगा तो किसी की पॉकेट काट लेगा, और अपराधी को दे दीजिएगा तो उससे किसी का मर्डर भी कर सकता है।